नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 57 यानी कार्यपत्रक संख्या 57 को। यह आपकी 28 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम कन्यादान कविता के प्रथम अंश को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इस कविता के कवि ऋतुराज जी के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम जानेंगे कवि ऋतुराज के जीवन परिचय को और उनके साहित्य परिचय को। जो कवि ऋतुराज जी है, उनका जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान जो जयपुर यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वह सेवानिवृत्त होकर के जयपुर में रहते हैं। यानी कि उन्होंने राजस्थान में जो जयपुर यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजी जो साहित्य है उसका अध्यापन किया, यानी कि वो टीचर थे। ओके। उसके बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद वो जयपुर में ही रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, नीरत, लीला, मुखारविंद, ये प्रमुख कविता संग्रह। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, यानी कि बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं उनके कविता संग्रह के लिए, उनकी कविताओं के लिए, उनकी रचनाओं के लिए। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। यानी इनकी जितनी भी कविताएं मिलेगी, उन कविताओं में उन्होंने समाज के उस तबके की बात की है जो हाशिए के ऊपर है। वो तबका जो परेशान है, वो तबका जो किसी न किसी कारण से वंचित है, तो उनकी चिंताओं को इन्होंने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। इसलिए इनकी जो कविताएं होती है वो महसूस करने वाली होती है, दिल को छू लेने वाली होती है। ये जो हमारी कविता कन्यादान रहेगी, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको भी एक अलग सी कसक महसूस होगी, आपको भी इससे लगाव महसूस होगा। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। वह अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबना के ऊपर निगाह डालते हैं। उनकी जो कविताएं होती है वो दैनिक जीवन की होती है, हमारे आसपास की कविताएं होती है, हमारे आसपास में जो भी घटित हो रहा होता है उससे रिलेटेड ही इनकी कविताएं होती है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है और यही कारण है कि इनकी कविताएं हमारे यथार्थ जीवन से होती है, वास्तविक जीवन से होती है, हमारे पड़ोस से होती है। इसलिए इनकी जो भाषा होती है वो भी हमें ऐसे ही लगेगा कि वो हमारे आसपास की भाषा है। तो ये हो गया कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है, जो शुरुआती पंक्तियां हैं इस कविता की, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कविता है हमारी कन्यादान, जैसा कि टाइटल शीर्षक बता रहा है। यहाँ पे एक बेटी का कन्यादान किया जा रहा है, उसका विवाह हो रहा है और उस समय जो माँ है या जो खुद बेटी है, उनकी क्या भावनाएं हैं वो इस कविता में व्यक्त की गई है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक होता है सत्य, गहरा। ओके। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे जब लड़की की विदाई हो रही है, बेटी की विदाई हो रही है, तो माँ जो है वो दुखी व्यथित महसूस कर रही है, वो काफी अकेलापन महसूस कर रही है। उसे लगता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी थी वो उससे छीनी जा रही है। उसे लगता है कि वो दान में सिर्फ बेटी नहीं दे रही है, वो अपनी अंतिम पूंजी दे रही है। वो पूंजी जिसको वर्षों से उसने पाल पोस के बड़ा किया था, वो पूंजी जिसमें उसने सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया था, अब उसे लग रहा है कि उससे सब कुछ छीना जा रहा है। क्योंकि जो माँ होती है वो बेटी के साथ ही वो सहारा होता है, उसके साथ अपना दुख सुख, अपनी जो भी भावनाएं होती है वो साझा कर लेती है। जब बेटी चली जाती है तो उसे लगता है कि उसका एक शरीर का भाग चला गया हो, उसे वो चाह कर भी रोक नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यथित जरूर होती है, दुखी जरूर होती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वो अपनी बेटी के साथ भी उसको साझा नहीं कर सकती, कि उसे लगता है कि अगर बेटी को पता चला तो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब माँ से उसकी बेटी बात करती है शादी के बाद, तो माँ की तरफ से ही फोन कट जाता है, सिग्नल नहीं होते, वो सिग्नल नहीं होते, माँ की आवाज़ भारी हो जाती है। माँ को कहीं न कहीं वो तकलीफ होती है, कहीं न कहीं वो दुःख होता है, कहीं न कहीं उसे वो महसूस होता है, वो अलगाव महसूस होता है। उसका गला रुक जाता है, उसका गला रुंध जाता है। तो एक ही बात होती है कि फ़ोन में सिग्नल नहीं थे, फ़ोन कट गया था। क्योंकि माँ ये चीज़ें साझा नहीं करना चाहते अपनी बेटी के साथ कि वो परेशान हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुःख लड़की को दान में देते वक़्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कि कितना सत्य था उसका दुख। जब वो कन्यादान किया जा रहा था, जब
लड़की की बेटी की शादी की जा रही थी और उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी जीवन भर की जो पूंजी है, संचित पूंजी है, उससे छीनी जा रही है। उसका सब कुछ उससे छीना जा रहा है। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है जीवन का, वो उससे छीना जा रहा है। तो ये जो कविता की कुछ पंक्तियाँ जिसके भाव को हमने समझा, बाकी आगे की जो पंक्तियाँ होगी वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसके साथ साथ एक हमें गतिविधि दी गई है जिसको हमें समझना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, कवि ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये हमें बताना है। तो कवि ऋतुराज है, उनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ओके, उसके बाद दूसरा प्रश्न, कवि के अब तक कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो कवि के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ओके, उसके बाद तीसरा हमें प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है कि कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आज की पंक्तियों का नहीं पूछा है, कविता का पूछा है, पूरी कविता का। तो कविता में प्रमुख रूप से विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें हम एक प्रमुख पंक्ति देखेंगे कि बेटी होना लेकिन बेटी जैसे जाहिर मत करना, ऐसा कुछ भाव निकलेगा कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखना नहीं, ऐसा भाव दिया गया इस कविता में। तो यहाँ देखिए, लड़की होना भी है और लड़की जैसा दिखना भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे विरोधाभास है, तो मुख्य तौर पर यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया इस कविता में। उसके बाद चौथा जो हमें प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में लड़की को माँ की कौन सी पूंजी बताया गया है। तो कविता में लड़की को माँ की आखिरी जमा पूंजी बताया गया है, अंतिम पूंजी बताया गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, ये एक गतिविधि है। हालांकि गतिविधि आप अपने अकॉर्डिंग करो तो बेटर है, और अगर आपके टीचर कहते हैं तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे गतिविधि दी गई कि आप किसी भी शादी समारोह में गए होंगे, तो उस विवाह समारोह की पसंदीदा घटना को कुछ पंक्तियों में लिखिए। तो ये जो घटना थी, मैंने प्रयास किया कि काफ़ी सारे मेरे भी एक्सपीरियंस अनुभव रहे उनको मैं लिखूं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो फिर मैंने कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी थी, तो पंक्तियाँ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरी लिखी हुई नहीं पंक्तियाँ है, बल्कि किसी बुक से मैंने उठाई है। क्लियर। तो यहाँ पे पंक्तियाँ हैं ऐसे ही विदाई के समय की पंक्तियाँ, और यहाँ पर जो बेटी है वो कुछ कह रही है कि माँ माँ पापा किस बात पे रो रहे हैं, माँ पापा किस बात पे रो रहे हैं, बोलो किस दर्द में खो रहे हैं, तुम भी कुछ क्यों नहीं कह रही हो, ऐसे चुपचाप क्यों रो रही हो। माँ पापा किस बात पे रो रहे हैं, बोलो किस दर्द में खो रहे हैं, तुम भी कुछ क्यों नहीं कह रही हो, ऐसे चुपचाप क्यों रो रही हो। माँ देख भैया उधर हो रहा है, माँ देख भैया उधर हो रहा है, जाने किस बात से डर रहा है। माँ देख भैया उधर रो रहा है, जाने किस बात से डर रहा है, डरता भी है किससे, उससे, देखो खंबा पकड़ रो रहा है। कि माँ देख भैया उधर हो रहा है, जाने किस बात से डरा है, डर भी डरता है जिससे, उसे भी, देखो खंबा पकड़ रो रहा है। माँ मेरी किस्मत की रेखा, माँ मेरी किस्मत की रेखा जो तेरे हाथ होकर गुजरती, माँ मेरी किस्मत की रेखा जो तेरी हाथ होकर गुजरती, टूटने ना तू देना कभी भी, थाम लेना अगर कुछ हुआ तो, प्रार्थना तुझसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेटी है, उसके विदाई के वक्त जो उसकी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही है कि कैसे वो उसको देख करके परिवार के लोग हैं उसकी विदाई करें, और उस वक्त भी वो अपने परिवार को ढांढस बनाती है और खुद को भी वो तसल्ली देने की कोशिश करती है। माँ अब मैं विदा हो रही हूँ, माँ अब मैं विदा हो रही हूँ, ये न समझो जुदा हो रही हूँ। तो ये अभिजीत पांडे जी है, उनकी कविता का अंश है जो मैंने आपके साथ साझा किया। हालांकि जरूरी नहीं कि आप ये कविता यहाँ पर लिखो गतिविधि में, आप कोई भी मज़ेदार सी घटना आपने देखी है, जो सबसे अच्छी घटना आपको किसी शादी में लगी है, तो वो वहाँ पर आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।